भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतपाल जी सत्ती और मेरे बहनों भाइयों, जिसे आप और सारा देश 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार जी धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, यहां के प्रभारी श्री बलबीर जी पुंज, यहां के स्थानीय सांसद, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिय अनुराग ठाकुर, श्रीमती विमला कश्यप और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. कंवर, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश में किसी इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा को मुझे संबोधित करने का अवसर प्राप्त होगा। जब कभी भी हिमाचल प्रदेश में किसी सार्वजनिक सभा को हम लोगों ने संबोधित किया है, 25,000, 50,000, 60,000, इससे अधिक की सार्वजनिक सभा को हम लोगों ने कभी नहीं संबोधित किया है। लेकिन आज जैसा जनसमूह मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल के इस पर्वत पर मैं जन सागर को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। बहनों भाइयों, यह हमारा हिमाचल प्रदेश कई ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ प्रदेश है। आप सभी जानते हैं कि इसी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ब्रिटिश इंडिया में, यानी जब अंग्रेजों की हुकूमत थी इस हिंदुस्तान में, यह शिमला गर्मी के दिनों में उनकी भी यह राजधानी हुआ करती थी। और चाहे राष्ट्रीय स्तर के कई ऐतिहासिक समझौते हुए हों अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई ऐतिहासिक समझौते हुए हों, वह इसी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तिब्बत को स्वायत्तता देने का प्रश्न जब खड़ा हुआ था और यह हुआ किस स्थान की तलाश की जाए जहां पर कि भारत के प्रतिनिधि, चीन के प्रतिनिधि और तिब्बत के प्रतिनिधि बैठकर वह समझौता करें, तो जिस स्थान का चयन हुआ था समझौता वार्ता के लिए, वही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का ही उस समय चयन किया गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कई ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी यह हिमाचल प्रदेश है। इतना ही नहीं, जब 1971 में हमारे भारत के सेना के जवानों ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाने में कामयाबी हासिल की थी, तो उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उस समय के पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो की भी वार्ता हुई थी, तो इसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ही वह वार्ता हुई थी। बहनों भाइयों, कई ऐसे समझौते हो चुके हैं, लेकिन सचमुच यदि मैं 1971 के समझौते की बात करता हूं, जिसमें कि पाकिस्तान के बंदी बनाए गए 90,000 से अधिक सेना के जवानों को भारत ने छोड़ देने का काम किया था, शायद उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को कह दिया होता कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जानते हैं, जब तक पाकिस्तान उसे भारत को वापस नहीं करेगा, तब तक बंदी बनाए गए पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भी रिहा नहीं किया जाएगा। शायद उसी दिन पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में अंतिम फैसला हो गया होता। लेकिन बहनों भाइयों, मुसीबत यथावत बनी हुई है, यथावत मुसीबत बनी हुई है। पाकिस्तान के साथ बार बार समझौते होते हैं, फिर भी पाकिस्तान अपने समझौतों को बार बार तोड़ता है। आज के कुछ महीनों पहले की घटना, जिसकी जानकारी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से
इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हुई होगी। पाकिस्तान के सेना के जवान एक बार, दो बार, 10 बार सीज फायर का वायलेशन नहीं करते हैं, बल्कि उनके सेना के जवान भारत के सीमा में घुस आते हैं, हमारे भारत के सेना की जवानों की हत्या करके वापस चले जाते हैं। और पाकिस्तान के सेना के जवानों ने एक बार तो ऐसा दुस्साहस किया कि हमारे देश की सीमा में घुसकर हमारे 2 सेना के जवानों की हत्या कर दी। एक हमारे सेना के जवान की हत्या करने के बाद उसका शरीर कुचल डाला और दूसरे सेना के जवान का सिर धड़ से अलग करके वह वापस उसका सिर अपने साथ लेकर पाकिस्तान चले गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की जहमत इन्होंने प्रधानमंत्री ने नहीं उठाई। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने भी बोलने की जरूरत नहीं समझी। बार बार भारत के राष्ट्रीय मान सम्मान स्वाभिमान पर पाकिस्तान ने चोट पहुंचाई है। बहनों भाइयों, चीन ने चोट पहुंचाई है, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत चुप्पी साधे बैठी रहती है। शायद उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ है तो हमारे भारत के बहादुर सेना के जवानों ने बराबर पाकिस्तान पर विजय हासिल की है और भारत की विजय पताका को फहराने का काम किया है। यदि हमारे भारत के सेना के जवानों का यह सरकार हाथ न बांधती, हमारे सेना के जवानों को खुली आजादी दे देती, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं थी कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत कर सके। एक बार हमारे सेना के जवानों को खुला हाथ देकर तो देखो क्या हो गया है इस हुकूमत। यही चीन हमारा पड़ोसी देश है। बहनों भाइयों, पड़ोसी देशों के साथ हम बेहतर रिश्ते चाहते हैं। हम उनके साथ रिश्ते न तोड़ना चाहते हैं न बिगाड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान भी बार बार सीज फायर का वायलेशन करता है। कभी यह मान लेता है कि कश्मीर घाटी का यह हिस्सा भारत का हिस्सा नहीं है, यह चीन का हिस्सा है, और कश्मीर से जाने वाले नागरिकों को नत्थी किया हुआ वीजा जारी किया करता है। और अरुणाचल प्रदेश को भी यह कहता है कि अरुणाचल यह भारत का हिस्सा नहीं है, भले अरुणाचल यह चीन का हिस्सा है, उसे भी नत्थी किया हुआ वीजा जारी करता है। क्या हो गया है हमारी इस कांग्रेस की सरकार को। और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 23 अक्टूबर 2013 को चीन की राजधानी बीजिंग में जाते हैं। बीजिंग के साथ एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर डालते हैं। और बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो समझौता किया है चीन के साथ, वह कैसा शर्मनाक समझौता किया है। यदि चीन के सेना के जवान भारत की सीमा में घुस आते हैं तो भारत का सेना का जवान उन्हें पीछे खदेड़ेगा नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक बैठा रहेगा, उनसे आरजू मिन्नत करेगा कि आप वापस चले जाइए, वापस चले जाइए। क्या हो गया है हमारी इस सरकार को। बहनों भाइयों, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और मैं कह सकता हूं हमारे सेना के जवानों के पास जो ताकत है, कुव्वत है, बिरले ही दुनिया के किसी देश के पास वह ताकत होगी, वह कुव्वत होगी। लेकिन बराबर कांग्रेस की हुकूमत ने हमारे सेना के जवानों के हाथ को बांध कर रखने की इसने बराबर कोशिश की है। और मैं तो यह कहता हूं, क्यों नहीं अच्छे अच्छे रक्षा उपकरण हमारे सेना के जवानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। बराबर आपने देखा होगा कि आजादी के 67 वर्ष गुजर जाने के बावजूद 55 वर्षों तक इस देश में अखंड हुकूमत यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है। लेकिन 55 वर्षों में अपनी हुकूमत ने कांग्रेस में यहां पर एक भी ऐसी डिफेंस फैक्ट्री नहीं खोली है जहां पर कि अच्छे किस्म के रॉकेट लॉन्चर तैयार किए जा सकें,
सेना के जवानों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले राइफल्स तैयार किए जा सकें, अन्य हथियार तैयार अच्छे किस्म के किए जा सकें। यह करने की जरूरत कांग्रेस की सरकार ने नहीं समझी, जबकि हमारे यहां डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। एक से एक टेक्नोलॉजी का, एक से एक तकनीक का वह अनुसंधान करता है। यदि हम मंगलयान छोड़ सकते हैं तो बहनों भाइयों, हम अच्छे अच्छे हथियार क्यों नहीं बना सकते हैं? यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। लेकिन मुझे पक्का भरोसा है, जैसा मैं अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नरेंद्र भाई को जानता हूं, इनके कलेजे में जो ताकत है, इनके अंदर जो उमंग है, भारत माता की लाज बचाने के प्रति जो एक तड़पन है, बहनों भाइयों, से जानते हुए मैं कह सकता हूं कि यदि आपने नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया तो फिर अपने जवानों के लिए हथियार की जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना होगा। सारे हथियार भारत की फैक्ट्री में तैयार होंगे और स्वदेशी तकनीक से तैयार होंगे। यह आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, भारत के अंदर हर प्रकार की क्षमता है। भारत के नौजवानों के अंदर वह योग्यता और प्रतिभा है। और हिमाचल प्रदेश का तो शायद ही कुछ ऐसे परिवार होंगे जिस परिवार का कोई न कोई व्यक्ति सेना में नहीं काम करता होगा। और मुझे याद है कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान, जब वो युद्ध हुआ था 1971 का, तो उस समय 195 से अधिक नौजवान यदि कहीं का शहीद हुआ था तो केवल और केवल हिमाचल का यह जवान शहीद हुआ था। इसे भी अच्छी तरह जानता हूं। वैसे ही कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें भी बड़ी संख्या से में नौजवान कहीं के यदि शहीद हुए थे तो इसी हिमाचल प्रदेश के ही शहीद हुए थे। इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं। और बहनों भाइयों, जहां तक हिमाचल प्रदेश की सड़कों के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने लेह से लेकर मनाली वहां से लेकर दिल्ली तक एक ऑल वेदर रोड बनाने का फैसला किया था। और उन्होंने यह कहा था कि मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि लेह और मनाली की सड़कें 6 महीने 7 महीने तक बर्फ से ढकी रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज उस सड़क के निर्माण की जो प्रगति होनी चाहिए थी वह प्रगति आज तक नहीं हो पाई है। यह सड़क तो छोड़िए, जिसकी की सामरिक दृष्टि से उपयोगिता है, आम सड़कों की बात, भारत सरकार यानी कांग्रेस की सरकार इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि 80 से लेकर 2012 तक जितनी नेशनल हाईवे की सड़कें 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, जो 6 वर्षों में जितनी सड़कें श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बनी हैं, उसकी केवल उतनी ही सड़कें शेष 26 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में बनी हैं। यानी 6 वर्षों में जितनी सड़कें हम लोगों ने बनाई हैं वह कांग्रेस ने 26 वर्षों के शासनकाल में उतनी सड़कें बनाई। यह कैसी हुकूमत चलाने वाली है सरकार? यहां पर हिमाचल के भी आपकी सरकार है। क्या आपको याद नहीं है जब पिछला चुनाव चल रहा था विधानसभा का, उस समय भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आकर आपको आश्वासन दिया था कि सेब पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। दुनिया के दूसरे देशों से जो सेब आता है उस पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? नहीं बढ़ाया गया। आज आपका सेब गोदामों में सड़ रहा है। लेकिन मैं हिमाचल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, यहां का किसान फल फूल सब्जी जो कुछ भी पैदा करता है उसकी एक निश्चित आमदनी हो सके, उसे यह सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला है। उस फार्मूले का नाम है फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम।
यानी फसल पैदा करने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी योजना बनाई है, एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है कि हम आपके खेत की आमदनी मिनिमम इनकम यह पहले तय कर देंगे। यदि उतनी मिनिमम इनकम पर एकड़ आपके खेत में नहीं होगी तो उसके लिए हमारा यह किसान जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी अथवा बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। जहां पर किसान बड़ी संख्या में यहां पर है, वहीं पर नौजवान मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में इस सार्वजनिक सभा में यदि कोई मौजूद है तो यहां के नौजवान हैं। नौजवानों, आपके अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता की कमी नहीं है और यह भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है जहां पर कि सर्वाधिक 60% से अधिक भी नौजवान युवा शक्ति यदि कहीं पर है तो भारत में है और दुनिया के किसी दूसरे देश में इतनी बड़ी युवा शक्ति नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे देश का नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता हासिल करने के बाद अपने मजबूत हाथों के रोजगार की तलाश के लिए दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन उसके हाथों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है। नरेंद्र भाई भी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं बहनों भाइयों, और ये कहते हैं कि हमारे नौजवान जो देश के हैं उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, सदुपयोग कैसे किया जाए। हम लोग विचार कर रहे थे, हम लोगों ने सोचा सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि हमारा नौजवान यदि अपना उद्योग चलाना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यदि करना चाहता है, तो क्यों न सरकार के द्वारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कम से कम ब्याज दर पर नौजवानों को कम से कम 3-4 साल के लिए कर्ज मुहैया करा दिया जाए ताकि वह स्वतः ही अपना कोई रोजगार खड़ा कर सके। आज यहां पर हर प्रकार की संभावनाएं हिमाचल में है बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालने के लिए। टूरिज्म को भी डेवलप किया जा सकता है, यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जा सकती हैं, अन्य भी बहुत सारे ऐसे यहां पर उद्योग हो सकते हैं बहनों भाइयों जो स्थापित किए जा सकते हैं। आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आज हिमाचल की जनता से यही अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, यह भीड़ जो यहां पर दिखाई दे रही है, यह नरमुंड जो मैं आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, केवल हिमाचल में नहीं देख रहा हूं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, जितनी भी रैलियां हुई हैं नरेंद्र भाई के हिंदुस्तान के कोने कोने में, बहनों भाइयों, लोग सभी स्थानों पर, सभी प्रदेशों में हमसे लोगों ने यही कहा कि साहब आजाद भारत के इतिहास में एक स्थान पर ऐसा नरमुंड तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि जैसा कि इस सार्वजनिक सभा में देखने को मिल रहा है। सारे देश की जनता यह परिवर्तन चाहती है। इसीलिए बहनों भाइयों मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि यह हिमाचल की भूमि, यह देवभूमि है और आप सभी जानते हैं कि देवता का सबसे प्रमुख आसन क्या होता है? कमल होता है। और कमल कहां खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। लेकिन सौभाग्य से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का, करप्शन का इतना कीचड़ कर दिया है कि अब उसमें कमल ही कमल खिलना है और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। इसलिए मैं आप लोगों से एक आश्वासन चाहता हूं। आश्वासन देने को तैयार हैं? देने को तैयार हैं? बहनों भाइयों, एक ही आश्वासन आप सभी चाहता हूं। आप भरोसा दिलाइए, आपकी नजर लोकसभा के प्रत्याशी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कमल के ऊपर होनी चाहिए और भारत के होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर होनी चाहिए। तो मुझे यह भरोसा हिमाचल की जनता देगी कि चार के चार लोकसभा क्षेत्रों में हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराएगी। यह आश्वासन, भरोसा आपके द्वारा है। बहनों भाइयों, जो आपने विश्वास और भरोसा दिलाया है
उसे मैं अपने जेहन में सजोकर, अपने दिल में सजोकर जा रहा हूं। और मैं जानता हूं हिमाचल की एक परंपरा है कि हिमाचल की जनता जो वचन देती है उस वचन को पूरा करके ही दम लेती है, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत उसे क्यों न चुकानी पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।